नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल गठन करने के बाद 9 ऐसे नाम हैं जिनकी खासी चर्चा हो रही है। इनमें से 8 तो मंत्री रह चुके थे, उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। ये नाम है राजेश मूणत, अमर अग्रवाल, पुन्नूलाल मोहिले, अजय चंद्राकर, भैयालाल रजवाड़े, रेणुका सिंह, विक्रम उसेंडी, लता उसेंडी और इनके अलावा एक सांसद गोमती साय, जिन्हें मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया। लेकिन जो नए नाम लिए गए उनमें से भी हैरान करने वाले कुल 3 नाम ऐसे हैं जिनकी चर्चा भी नहीं हो रही थी। फिलहाल मंत्रिमंडल का जब गठन हो चुका है, ऐसे माहौल में भारतीय जनता पार्टी ने जो नए तरह की राजनीति प्रस्तुत की है, जिस तरह से आने वाले समय का परिदृश्य पहले ही प्रस्तुत कर दिया है, उस बारे में गहराई से जानने समझने के लिए राजनीतिक विश्लेषक और सीनियर पत्रकार अनिल मिश्रा हमारे साथ हैं। मैं अपने स्टूडियो में उनका स्वागत करते हुए आप तक उन पहलुओं को प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा जिन्हें जानना समझना आपके लिए जरूरी है कि आखिर राजनीति इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है। मिश्रा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल का विस्तार तो पूरा हो गया, एक मंत्री का पद खाली है, लेकिन जिस तरह से टिकट वितरण के समय से लेकर और मुख्यमंत्री का चयन और उसके बाद अब मंत्रिमंडल का चयन, जिस तरह की राजनीति, नए तरह की राजनीति प्रस्तुत की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, इस बारे में आपका क्या कहना है? जहां कई बड़े चेहरे लिए नहीं गए और कुछ चेहरे जिनकी चर्चा नहीं थी वो शामिल कर लिए गए। पवन जी, मंत्रिमंडल के गठन को लेकर आपका जो सवाल है वो निश्चित रूप से सोचनीय है कि इस बार भाजपा ने जिन लोगों को मौका दिया है उसने सबको चौंकाया है। कई ऐसे चेहरे हैं, लगभग 9 चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल में जगह पाने से छूट गए हैं। ये सारे के सारे अनुभवी लोग हैं, परंतु इसके माध्यम से मुझे लगता है कि भाजपा ने एक साफ संदेश दिया है कि एक तो उसे आगे की ओर देखना है, दूसरी बात पार्टी में यदि कोई ये समझता है कि वो हैवी वेट है तो उनकी खुशफहमी को भाजपा ने साफ संकेत दे दिया है कि कोई पार्टी में से बड़ा कोई नहीं है। ओबीसी वर्ग के 6 मंत्री बनाए गए हैं, आदिवासी वर्ग के 3 बनाए गए हैं, अनुसूचित जाति वर्ग से सिर्फ 1 बनाया गया है, सामान्य वर्ग से 2 बनाए गए हैं। साफ तौर पर इसमें कहीं ना कहीं जातिवादी राजनीति या जातिगत समीकरण की छाया साफ तौर पर नजर आ रही है। ये एक बदली हुई भारतीय जनता पार्टी लग रही है, क्योंकि पिछले बार यानी पिछले मंत्रिमंडल में जब डॉक्टर रमन सिंह का कार्यकाल था तब अग्रवाल समाज के ही 2 लोगों को शामिल किया गया था। अमर अग्रवाल भी शामिल थे, राजेश मूणत भी शामिल थे। अब लेकिन जो बदले हुए हालात हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? मंत्रिमंडल में जिस तरह से 6 ओबीसी के मंत्री शामिल किए गए हैं, उससे साफ संकेत है कि भाजपा अब छत्तीसगढ़ में एक अलग राजनीति करने जा रही है। पूरे देश में जिस तरह से जाति जनगणना को लेकर माहौल बनाने की कोशिश विपक्षी पार्टियों के द्वारा हो रही है, उसका भी प्रभाव दिखता है। और आने वाले जो 24 के भी अप्रैल मई में जो चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें भी भाजपा का जो फोकस रहेगा वो पिछड़ा वर्ग के वोटों पर रहेगा। इसके अलावा विजय शर्मा को जिस तरह से उप मुख्यमंत्री के रूप में शामिल किया गया है, दूसरा उनका लगता है कि उसके माध्यम से हिंदुत्व का कार्ड भी भाजपा यहाँ पर 24 के चुनाव में चलने जा रही है। यहाँ समझने वाली बात है कि 3 ऐसे नाम हैं जिनकी खासी चर्चा हो रही है, जिनकी चर्चा पहले नहीं हो रही थी। एक टंकराम वर्मा जो मंत्री बनाए गए हैं, ये मंत्री दयालदास बघेल के सहायक थे, पीए थे। इसके पहले रमेश बैस जो रायपुर से लंबे समय तक सांसद रहे और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, इनके पीए रहे, इनमें अच्छा प्रशासनिक अनुभव है। आज इनके नाम की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इन्होंने उन मंत्री के साथ शपथ ली है जिनके कभी पीए हुआ करते थे। इसी तरह से लक्ष्मी राजवाड़े, श्याम बिहारी जायसवाल, ये 3 नाम है। इनके बारे में चर्चा करना चाहूंगा कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि जिन नामों की चर्चा नहीं थी उन्हें शामिल किया गया। कौन जी? हाँ। आपने जो 3 नाम गिनाए हैं उसमें से श्याम बिहारी जायसवाल दूसरी बार चुन के आए हैं, जबकि टंकराम वर्मा और लक्ष्मी राजवाड़े पहली बार के विधायक हैं। और इन तीनों को मंत्री बनाकर भाजपा ने बहुत ही साफ संकेत दिया है कि इस बार वो प्रदेश के युवा लोगों को इसके माध्यम से उसने एक मैसेज दिया है कि आने वाले समय में युवाओं के लिए भी भाजपा के अंदर एक अच्छी उम्मीद रहने वाली है। एक चर्चित नाम है लक्ष्मी राजवाड़े, ये पहली बार विधायक चुन के आई है। उम्र महज 31 साल है, सबसे युवा है, जिला पंचायत की सदस्य थी, लेकिन इनके नाम की चर्चा नहीं हो रही थी। लक्ष्मी राजवाड़े जी को मंत्री बनाए जाने के पीछे क्या लगता है आपको, कौन सी रणनीति होगी? पवन जी, इसमें मुझे एक मुद्दा दिखता है। सरगुजा संभाग से 2
महिला नेत्री आदिवासी समाज से चुनकर आई हैं। एक तो पूर्व मंत्री रेणुका सिंह और एक पूर्व सांसद गोमती शाह, दोनों ही मंत्री पद की दावेदार थी। मुझे लगता है कि इन दोनों को की जगह पे लक्ष्मी राजवाड़े को मंत्री बनाकर भाजपा ने एक तरह से एक कोशिश की है कि दो के झगड़े में तीसरे का फायदा, क्योंकि लक्ष्मी राजवाड़े एक तेजतर्रार नेत्री मानी जाती हैं, जिला पंचायत की सदस्य रह चुकी हैं और महिला मोर्चा के भी वहाँ अध्यक्ष थी, और उनकी सक्रियता और उनकी अपनी जो दमखम है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि दोनों के ऊपर तरजीह देकर उनको मौका दिया गया है। एक युवा नेत्री को भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्तुत किया है। एक और नाम की ज़्यादा चर्चा हो रही है, वो है टंकराम वर्मा, जो पेशे से शिक्षक रहे हैं, मंत्री सांसद के पीए रहे हैं, प्रशासनिक अनुभव है। क्या ये प्रशासनिक अनुभव ही कारण रहा होगा कि कुछ और बात रही होगी टंकराम वर्मा को जिस तरह से मंत्री बनाया गया? जहाँ तक टंकराम वर्मा का मामला है, मुझे लगता है कि धर्मलाल कौशिक और अजय चंद्राकर, ये दोनों भी कुर्मी समाज से हैं और दोनों वरिष्ठ हैं, दोनों मंत्री पद के दावेदार थे। क्योंकि मध्य छत्तीसगढ़ से कुर्मी समाज से किसी को मौका देना था तो अकेले यदि कहीं अजय चंद्राकर को शामिल करते तो धर्मलाल कौशिक के साथ अन्याय होता, धर्मलाल को यदि शामिल करते तो अजय चंद्राकर के साथ अन्याय होता है। ऐसी स्थिति में एक विकल्प निकाला गया और उसका फायदा मिला है टंकराम वर्मा को। अच्छा, ये मुझे बताएं कि क्या ऐसा लग रहा है आपको कि भारतीय जनता पार्टी में किसी की चल रही है, या सब कुछ तय हो जा रहा है, जैसा दिल्ली चाह ले वैसी हो जाए, और यहाँ जिस तरह से होता आया था, जैसे राजेश मूणत एक बड़ा चर्चित नाम था, ये डॉक्टर रमन सिंह जी के बेहद करीबी बताए गए, और ऐसे धर्मलाल कौशिक भी। आपको याद होगा कि उन्हें 2018 में विधानसभा चुनाव के पहले राज्यसभा के लिए उनको नामांकन फॉर्म लेने के लिए कहा गया था, तब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। डॉक्टर रमन सिंह के करीबी होने के कारण वो अलग बात है कि अचानक सरोज पांडे को राज्यसभा का सांसद बना दिया गया। ऐसे माहौल में टंकराम वर्मा और एक और तीसरा नाम है श्याम बिहारी जायसवाल, जिनकी ज़्यादा चर्चा हो रही है। ये मंत्री बनाए गए, हालांकि फिजिक्स में MSc हैं। इसके पहले 2013 से 18 के बीच वो विधायक रह चुके हैं, संगठन से जुड़े रहे हैं। इनकी नाम की चर्चा नहीं थी, क्या कारण होगा ये इस तीसरे नाम की जहाँ ज़्यादा चर्चा हो रही है, इन्हें क्यों मंत्री बनाया गया होगा? मुझे लगता है कि इस बार मंत्रिमंडल के गठन में किसी खास नेता की चली नहीं है। साफ संकेत दिखता है कि ऊपर से ही सारे नाम तय हुए हैं, और क्योंकि भाजपा अब आगे की ओर देखना चाहती है, नए नेतृत्व प्रदेश में पैदा करना चाहती है, उसी दृष्टिकोण से क्षेत्रीय संतुलन, सामाजिक संतुलन, जाति संतुलन सभी को ध्यान में रखकर भाजपा ने ये जो नए चेहरों को मौका दिया है। मंत्रिमंडल गठन को लेकर जिस तरह से जाति का समीकरण साधने की कोशिश की गई है, वहीं क्षेत्रीय संतुलन की बात भी सामने आ रही है। लेकिन लगता है कि इस मामले में दुर्ग जिले के साथ, जो VVIP जिला कहलाता था, जहां से मुख्यमंत्री भी चुनकर आए, बेहद हाई प्रोफाइल क्षेत्र माना जाता है, लेकिन दुर्ग जिले से किसी को भी मंत्री नहीं बनाया गया। जब से छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है 23 साल में, ऐसा पहली बार हुआ है। हालांकि दुर्ग संभाग से जो नए मंत्री बनाए गए उसमें से मात्र एक नाम है दयालदास बघेल। हालांकि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जरूर बनाए गए हैं, लेकिन दुर्ग जिले की बात ही कुछ और है। आपको क्या लगता है कि दुर्ग जिले को मंत्रिमंडल से अलग रखने का क्या कारण लगता है आपको? पवन जी, दुर्ग जिले का न सिर्फ कांग्रेस बल्कि भाजपा की राजनीति में भी हमेशा बहुत ज़्यादा महत्व रहा है। बिल्कुल सही है कि इस बार दुर्ग जिले को मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला है। इसके पीछे मुझे लगता है कि यहाँ के नेताओं की जो वरिष्ठ नेता रहे हैं, अभी जो सांसद हैं, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे, इनकी जो राजनीतिक जो भूलें इनसे हुई, उनका खामियाजा दुर्ग जिले को भुगतना पड़ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, परंतु जिस तरह से सरोज पांडे को अभी चुनाव में बिल्कुल अलग रखा गया है ना, उससे, और जिस तरह से प्रेम प्रकाश पांडे की हार हुई है, उससे साफ संकेत दिखता है कि इस तरह की राजनीति अब दुर्ग जिले में नहीं चलने वाली है। हालांकि अभी जो 4 विधायक जो चुन के आए हैं, उनमें डोमनलाल कोरसेवाड़ को छोड़ दें तो बाकी 3 लोग पहली बार चुन के आए हैं। हो सकता है आने वाले समय में इनमें से किसी विधायक को और कोई जिम्मेदारी देकर उनको आगे बढ़ाया जाए, परंतु ये भविष्य की बात है।
आपने नाम सरोज पांडे का लिया तो यहाँ समझने वाली बात है कि कभी फायर ब्रांड और प्रचार का पर्याय मानी जाती थी सरोज पांडे, अब लगभग शायद नेपथ्य में चले गई है ऐसा कहना चाहिए, खासकर छत्तीसगढ़ की राजनीति के संदर्भ में। आने वाली 22 मार्च तक उनका राज्यसभा का कार्यकाल बचा हुआ है। इसमें क्या खास वजह आपको लगती है कि इनको जो प्रचार में शामिल तक नहीं किया गया, कहीं ऐसा उनका कोई कार्यक्रम नहीं हुआ? जिस तरह से वो चर्चा बनी रही और बड़ी पदाधिकारी रही, राष्ट्रीय अध्यक्ष रही महिला मोर्चा की, राष्ट्रीय महामंत्री रही भाजपा की, लेकिन अब कहीं सरोज पांडे पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान उनको शामिल नहीं किया गया। जहाँ तक सरोज पांडे की बात है तो 2018 में जो चुनाव हुए थे उसमें जिस तरह से भाजपा की बुरी हार हुई और मात्र 15 सीटों पर सिमट गई थी, उसका सारा दोष डॉक्टर रमन सिंह पर मढ़ दिया गया था। परंतु जो अंदर खाने की राजनीति को जानते हैं उनको पता है कि पिछले बार जो टिकट बटी थी उसमें लगभग 2 दर्जन सीटें सरोज पांडे के कहने से बांटी गई थी। उनमें से एक भी प्रत्याशी जीत कर नहीं आया था। भले ही मीडिया में ये बात नहीं आती, परंतु पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो जानता है कि छत्तीसगढ़ में जो 2018 के जो चुनाव में जो बुरी पराजय हुई थी उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका सरोज पांडे की भी थी। इनके राजनीतिक भविष्य को आप कैसे देखते हैं भारतीय जनता पार्टी में? मुझे नहीं लगता कि सरोज पांडे के लिए आने वाले समय में भाजपा की राजनीति में बहुत ज़्यादा मौके रह गए हैं। अभी चुनाव में उसको न तो कोई जिम्मेदारी मिली, न ही उन्हें कोई महत्व मिला। ये अलग बात है कि अभी राजस्थान में मुख्यमंत्री चयन के लिए उन्हें सहायक पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया था। मुझे नहीं लगता कि सरोज पांडे को आने वाले जो चुनाव होंगे राज्यसभा के उसमें फिर मौका मिलने वाला है। सोशल मीडिया में खबर आ रही है कि उनके राजनीतिक प्रतिनिधि माने जाते रहे प्रेम प्रकाश पांडे, एक दो धुरी थी भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ के खासकर दुर्ग जिले में। प्रेम प्रकाश पांडे और सरोज पांडे दोनों अलग अलग किस्म की राजनीति प्रस्तुत करते रहे। सोशल मीडिया में कुछ खबर चल रही कि जो दूसरी बार चुनाव हारे हैं प्रेम प्रकाश पांडे, इनके लिए आगे कुछ अच्छा सोचा जा रहा है। ये कहाँ तक आपको सच लगा? आजकल सोशल मीडिया भी चर्चा का विशेष कारण बनाती है। देखिए, प्रेम प्रकाश पांडे भाजपा की राजनीति में थिंक टैंक माने जाते हैं। निश्चित रूप से पार्टी के भीतर उनकी उपयोगिता तो है, परंतु जिस तरह से भाजपा पिछड़ों को लेकर आगे बढ़ती दिख रही है, मुझे नहीं लगता कि सवर्ण और खासकर ब्राह्मण नेताओं में से किसी ऐसे नेता, प्रेम प्रकाश पांडे जैसे नेता के लिए बहुत ज़्यादा अवसर पार्टी के अंदर रह गए हैं। इसकी मुझे संभावना कम दिखती है। नए दौर की जिस तरह की राजनीति प्रस्तुत हो रही है भारतीय जनता पार्टी में, खासकर जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए डॉक्टर मोहन यादव और राजस्थान से भजन लाल शर्मा, जिनके नामों की चर्चा नहीं थी, तो उसके बाद अब जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी जिस तरह का मंत्रिमंडल का गठन किया गया है, कुछ चौंकाने वाले नाम जो सामने आए हैं, उसे लेकर ऐसा लग रहा है कि यह विचारधारा कहीं बहुत ज़्यादा हावी हो चुकी है। कोई ऐसी ताकत है जो इस तरह की राजनीति प्रस्तुत करना चाहती कि आने वाली पीढ़ी को, नई पीढ़ी को मौका दिया जाए, जिससे राजनीति में जमे जमाए लोगों को ये गलत फहमी दूर करने का मौका मिले कि वो जैसा चाहेंगे अपने अनुसार राजनीति को चला लेंगे। जिन्हें छत्तीसगढ़ की राजनीति में रुचि है उन्हें अच्छी तरह से पता होगा कि किस तरह से सितंबर 2021 में जब बस्तर चिंतन बैठक हुई थी और डी पुरेंदेश्वरी यहाँ की प्रभारी थी, तब किसी को नहीं पता था कि उस बैठक की पूरी तैयारी करने वाले राय सूणत को उस बैठक से बाहर रखा जाएगा। गौरी शंकर अग्रवाल और अमर अग्रवाल जैसे बड़े नाम भी उस बैठक में शामिल नहीं किए गए थे। तब से ही संकेत साफ थे कि भारतीय जनता पार्टी अब बड़े नाम और बड़े चेहरों से ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखती। नए लोगों को मौका दिया जाएगा। अभी किरण सिंह देव को जिस तरह से नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, जो संगठन लाइन से आते हैं, महासचिव रहे हैं, जगदलपुर से चुन कर के आए हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा मानना है कि छत्तीसगढ़ में आज जो फैसले भाजपा ले रही है उसकी पटकथा जब डी पुरेंदेश्वरी यहाँ की प्रभारी थी तभी लिख दी गई थी। डी पुरेंदेश्वरी के समय सुना और देखा गया था कि जो पार्टी के अंदर जो वरिष्ठ नेता उस समय थे वो सारे उनके लिए हर्डल बनकर सामने आ रहे थे। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये जो पार्टी के जो तथाकथित वरिष्ठ और सीनियर लीडर हैं, जिनकी अभी उपेक्षा हुई है, ये उसी समय ही तय कर दिया गया था कि अब ऐसे लोगों को से पार्टी को मुक्त करना है और नए नेतृत्व लेकर सामने आना है।
तो जो वरिष्ठ नेता आज जो छूट गए हैं मंत्रिमंडल में, मुझे लगता है कि इनके लिए आने वाला समय में भी भाजपा के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका नहीं रहने वाली है। यहाँ बदले हुए हालात में एक नई तस्वीर विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर भी देखने को मिल रही है। अब से करीब 3 हफ्ता पहले कांग्रेस जहां बहुत ज़्यादा फील गुड महसूस कर रही थी, खासकर उनके कप्तान भूपेश बघेल और उनके सहयोगी मंत्री कवासी लखमा, इनकी कई वीडियो अब सामने आ रही है। अब ये जिस तरह से इतने जल्दी एकदम से बदले हुए हालात से ढल जाएंगे और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ दोस्ती गांठते नजर आ रहे हैं, क्या ऐसी दोस्ती आगे भी कायम रहेगी आपको लगता है? और इस दोस्ती की क्या वजह आपको लगती है? देखो, नेताओं के बीच में आपस में समन्वय और दोस्ती होती है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। वैचारिक रूप से भले ही पार्टी के लेवल पे लोग एक दूसरे का विरोध करते हैं, परंतु अपने व्यक्तिगत संबंधों को भी ये बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। रही जहाँ तक भूपेश बघेल की बात है, जिस तरह से भूपेश बघेल चुनाव परिणाम आने के बाद उनके जो स्वर सामने आ रहे हैं, उससे साफ संकेत मिलता है कि भूपेश अब समन्वय की राजनीति करना चाहते हैं। कहीं न कहीं वो उनके खिलाफ जो आरोप हैं और जिस तरह से घपलों में उनके नाम आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि भूपेश कहीं न कहीं डिफेंसिव राजनीति कर रहे हैं और भाजपा से के वरिष्ठ नेताओं से अपने संबंध ठीक रखना चाहते हैं, ताकि आने वाले समय में उसमें जो मामले हैं उनके खिलाफ, उसमें उनको राहत मिल सके। तो अंदर खाने की सारी तस्वीरें एक एक कर आगे सामने आएगी। कुछ बातें कुछ गहराई से समझने की है, जैसे CGPSC के मेरिट लिस्ट में घोटालों का क्या होगा, कोल स्कैम में जिनके नाम आए हैं, जिस तरह से 2 IAS जेल में हैं और तब के मुख्यमंत्री के बेहद करीबी विधायक देवेंद्र यादव, चंद्रदेव राय जैसे तमाम नाम भी सामने आए थे, जिनका मामला ED के विशेष कोर्ट में चल रहा है। खाली यही मामले नहीं है, अभी हाल में ही एक जो नई FIR दर्ज हुई है, 310 करोड़ के चावल घोटाले का आरोप पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने लगाया था। केंद्र की टीम आई, जांच की गई और साफ साफ दोषी पाया गया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि सैकड़ों करोड़ के चावल घोटाले में अब चावल वापस किए जा रहे हैं। कहीं ऐसा नियम होता भी है, ये मेरी जानकारी में तो नहीं है। जहां तक इस पे राजनीति का प्रश्न है, तो आपको क्या लगता है कि इससे कांग्रेस किस तरह से घिरते हुए नजर आ रही है ऐसे मामलों को लेकर, खासकर जो ज्यादा चर्चित मामले हैं? चुनाव प्रचार के दौरान स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से भ्रष्टाचार को छत्तीसगढ़ में मुद्दा बनाया था और उन्होंने खुद करीब आधा दर्जन घोटालों की बात पब्लिक के बीच कही थी, तो मुझे लगता है कि भाजपा की जो विष्णुदेव सरकार बनी है, उनको भी इन सारे मामलों में संज्ञान लेना पड़ेगा और कहीं न कहीं आने वाले समय में कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल और उनके अलावा और भी जितने घपलों में जितने लोगों के नाम आ रहे हैं, उनके लिए आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अब ये तो समय ही बताएगा कि भाजपा ऐसे मुद्दों को लेकर कितनी आक्रामक तरीके से सामने आती है। एक मुद्दे की काफ़ी चर्चा होती रही, वो था गौठान घोटाला, जिसमें दावा किया गया कि छत्तीसगढ़ गांव में 10,000 गौठान बनाए गए। इसके लिए 1300 करोड़ रुपए खर्च किए गए। चूंकि मामला गायों से जुड़ा हुआ है, सीधे सीधे सनातन आस्था से भी जुड़ा हुआ है। इस मामले में हमारे पास जो इनपुट है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ बड़ा करने जा रही है। यदि गौठान जैसे मामले में भारतीय जनता पार्टी अपना विजन स्पष्ट करते हुए सीधे कांग्रेस के नेताओं को आरोपी बनाती है, तो छत्तीसगढ़ की राजनीति को आप किस दिशा में जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए, भूपेश सरकार ने सॉफ्ट हिंदुत्व के तहत ही गाय, गोबर और गौठान की राजनीति की योजनाएं, राम रामायण और ये सब भी जोड़ दिया गया था जी। गौठान और को लेकर नरवा, गरवा, घुरवा, बारी जैसी योजना वो लेकर आए थे। परंतु स्वयं कांग्रेसी भी उस समय साफ कहते थे कि ये योजना सिर्फ कागजों में है, धरातल पर जहाँ भी इस पर काम हो रहा है भारी भ्रष्टाचार है। तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि गाय को लेकर जिस तरह से भाजपा के विचार रहे हैं, तो गाय को लेकर जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी तो निश्चित रूप से जांच होनी ही चाहिए। अब से 4 महीना पहले की घटना याद आती है, 23 अगस्त 2023, जिस दिन तत्कालीन CM भूपेश बघेल का जन्मदिन था
और उसी दिन ईडी की छापेमारी उन्हीं के ही राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा और 2 ओएसडी मनीष बंछोर और आशीष वर्मा के घर पड़ती है। तब आरोप लगाया गया था कि ये बदले की भावना से कार्रवाई की गई है, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान ही 508 करोड़ का लिखित आरोप पत्र ईडी की ओर से प्रस्तुत किया गया। ये महादेव कहीं ना कहीं कांग्रेस की गले की फांस बनता नजर आ रहा है, जबकि आरोप ये लगे कि भूपेश बघेल कांग्रेस के लिए एटीएम का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो घपले घोटाले हो रहे हैं उनसे धन उगाही का काम भूपेश बघेल के अलावा 2 अन्य नेता कमलनाथ और कर्नाटक से डीके शिव कुमार कर रहे हैं, जिसमें भूपेश बघेल का नाम सबसे ज्यादा आता था। फिलहाल वो ओबीसी का एक बड़ा चेहरा बन के उभरे हैं। जो इंडिया अलायंस गठबंधन है, इनसे बातचीत करने वाली जो समिति है उसके सदस्य बनाए गए हैं। इस तरह से कांग्रेस उन्हें वेट तो दे रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ उनकी हालत पतली करने में लगी हुई है, इसे आप कैसा देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आगे किस तरह से कसावट ला सकती है यहाँ से? पवन जी, आपने महादेव बुक की बात कही। मेरा अपना मानना है कि ये जो महादेव बुक का मामला है, ये आज की डेट में कांग्रेस की एक गले की फांस बन चुकी है और इसके दायरे में कांग्रेस के जो भूपेश बघेल के करीबी लोग थे वही लोग हैं। और यदि इस पर वास्तविक रूप से यदि जांच होती है तो मेरा मानना है कि इसमें विनोद वर्मा, उनके दोनों एसडी से लेकर स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इसके दायरे में आ सकते हैं। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये मामला कहाँ तक आगे जाता है। हमारे पास जो मजबूत इनपुट है उसके अनुसार खासकर सौम्या चौरसिया, जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव रही हैं, ये लंबे समय से जेल में है। लगातार इनकी जमानत आवेदन खारिज होती रही है। 2 जिम्मेदार सीनियर आईएएस समीर बिश्नोई और रानू साहू, ये दोनों जेल में हैं। कांग्रेस के कई नेताओं का नाम आरोप पत्र में है। जो एक ताज़ा जानकारी है कि इनमें से एक प्रशासनिक अधिकारी सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गया है, यानी मजबूती से शिकंजा कसा जाएगा। कुछ लोगों के गिरेबान में हाथ डाले जाएंगे, कुछ सफ़ेद पोश बेनकाब किए जाएंगे। कई और बड़ी तस्वीरें सामने आने वाली है। अनिल मिश्रा जी से हमारी लगातार बातचीत होती रहती है। राजनीतिक विशेषज्ञ के अलावा अंदर खाने की ढेर सारी जानकारी के लिए हमारे तमाम सूत्र हैं। विश्लेषण के माध्यम से हम समाज की उन तस्वीरों को प्रस्तुत करते हैं जिनका सीधा सरोकार होता है आपसे, जिन्हें जानना समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। राजनीति की सुचिता के लिए यह आवश्यक है कि अच्छे लोग राजनीति में आए, राजनीति के माध्यम से देश और समाज की भलाई हो सके। तो आज के लिए इतना ही। अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आपसे हम बने रहेंगे। मेरा आपसे आग्रह कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका और हमारा संबंध ज़्यादा मजबूती से जुड़ा रहे। नमस्कार।